हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रहेगा भरपूर एक्शन और पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट से तेजी के मूड में और लगातार 5वें दिन आज भारतीय बाजारों में तेजी के पूरे आसार। बड़ा सवाल है कि क्या आज 15,000 के आंकड़े को हम छुएंगे, पार करेंगे, टिकेंगे या फिर उसके आसपास पहुंचेंगे। रिजल्ट सीजन है भरपूर जोरों पर, ऐसे में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, एक ही हफ्ते में कुछ ज्यादा इवेंट्स नहीं हो गए? ढेर सारे एब्सोल्युटली, एक साथ बहुत कुछ और बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, जब अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बढ़िया बात दीप है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और आज भी संकेत बहुत ही बेहतर। मार्केट्स तो एकदम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं सर। चर्चा करनी है कि किस तरह से अब अप्रोच होनी चाहिए और आरबीआई पॉलिसी पे भी सर आपकी राय जानेंगे। तो बताएं आज के लिए ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं? आज के बड़े ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर डाउ में आप देखिए उम्मीद से कहीं बेहतर तेजी होती हुई दिखी। जहाँ एक और ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी बाजारों में सुस्ती भरा कारोबार रहेगा, लेकिन हम कल यही बात कर रहे थे 3:20 पर, कोई जरूरी नहीं सुस्ती हो, चुस्ती हो सकती है दोनों ही तरफ। लेकिन अच्छी बात है कि ऊपर की तरफ होती दिखी। 325 अंक मजबूत बंद हुआ है डाउ और नेस्डेक में भी 167 अंकों की मजबूती होती दिखी है। सुबह 10 बजे आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, उस पर रहेगी नजर। और आज है नतीजों के लिहाज से ब्रिटानिया, M&M, दो स्टॉक ऐसे हैं जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। ये है निफ्टी के स्टॉक्स और वायदा कारोबार में कैडिला हेल्थ केयर और PNB के नतीजे आ जाएंगे। स्टॉकक्राफ्ट एक और लिस्टिंग, इंटरेस्टिंग लिस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग लिस्टिंग है, इस पर रखिएगा नजर। और स्पेशली ये लिस्टिंग इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो गई, होम फर्स्ट फाइनेंस की लिस्टिंग के बाद का एक्शन, तो इससे विस्तार से समझेंगे क्या हो सकता है, इस पर भी रखेंगे नजर। इस हफ्ते आपने सर 3 तरह की लिस्टिंग हमें समझा दी है। एब्सोल्युटली। बड़ा क्या होता है, अच्छा क्या होता है और आज इंटरेस्टिंग क्या होगा ये भी जानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए, एक्शन पैक्ड डे है और सर डे की शुरुआत करते हैं। पर सबसे पहले ये जो बड़े बड़े आंकड़े बाजार टच कर रहा है, 50,000 के पार सेंसेक्स, 35,000 बैंक निफ्टी, आज शायद 15,000 निफ्टी पर भी आ सकता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा कल सामने आया है सर, BSE का मार्केट कैप 200 लाख करोड़ के पास। एब्सोल्युटली 200 लाख करोड़, और ये बड़ा आंकड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और दीप देखिए 15 लाख करोड़ 4 दिनों में बजट के बाद से, तो ये है बड़ा कमाल। यानी कि लगभग आप समझ लीजिए कि 10% के आसपास की, 8% के आसपास की मार्केट कैप में बढ़ोतरी पिछले 4 सेशन में हुई है। मार्च के लो से दुगुना हो चुका है, 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़। तो ये है कमाल इक्विटी का, ये है कमाल एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE का, जहां वेल्थ क्रिएशन जबरदस्त हुई है। बस यही बात है कि आपको खराब समय में भरोसा रखना है, अच्छे समय में सावधान रहना है, निवेशित रहना है। अगर आप कुछ न करें, सिंपल सी चीज है, 1979 का 100 का सेंसेक्स आज 50,000 के पार है। 42 साल में 100 वाला 50,000, 500 गुना, ये कमाल है इक्विटी का। तो अगर आप सिर्फ बने हुए हैं, और मैं कई बार ये कहता हूं कि कई बार लोग कहते हैं कि स्टॉक्स में ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये लिए जीरो हो गए, ये सब ठीक है। हर तरह के स्टॉक्स होते हैं, बढ़िया से बढ़िया निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक्स भी जीरो हुए हैं, डीलिस्ट हुए हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। और कई सारे किसी जमाने के ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप आज कंपनियां भी नहीं है, वो सब होता है। लेकिन अगर आपका भरोसा किसी पर नहीं है, न किसी फंड मैनेजर पर है, न किसी शेयर पर है, तब भी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। सिंपल आपको सिर्फ इतना करना है, निफ्टी या सेंसेक्स के फंड में पैसा लगाकर शांति से बैठ जाइए। क्योंकि अगर निफ्टी और सेंसेक्स में किसी स्टॉक को आना है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि उसकी एक सर्टेन क्वालिटी होगी, तभी वो पहुंचेगा। कंपनी मुनाफा कमाने वाली होंगी, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, बड़ी इक्विटी होगी, फ्री फ्लोट होगा। वहां पर अगर समझिए कोई एक आध कंपनी में एक्सीडेंट हो भी जाए, तब भी आपकी निफ्टी सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 28-29 कंपनियां तो परफॉर्म करने वाली होती है। इसलिए जो लोग स्टॉक मार्केट पर भरोसा नहीं करते, उनके लिए सबसे बेहतर तरीका कमाने का फिर भी है स्टॉक मार्केट से। आप BSE, आप सेंसेक्स या फिर निफ्टी के फंड में या ETF को खरीद कर शांति से बैठ जाए, कुछ ना करें। इतना भी अगर आप करके बैठ गए, तब भी आप पैसिव वेल्थ बना सकते हैं, जो आपने पिछले 42 सालों में देखी। सेंसेक्स 100 का 50,000। और एक और इंपॉर्टेंट पड़ाव क्रॉस किया है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मार्केट BSE अगर आप देखें, बिल्कुल हमें टॉप 3 में पहुंचना है। पहले अगला टारगेट टॉप 3 का होना चाहिए। दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी में हमें पहुंचना चाहिए और वही टारगेट, और जाहिर सी बात है अगर हम पहुंचेंगे तो सेंसेक्स निफ्टी जो हमारे इंडेक्स हैं वो डेफिनेटली दुनिया के टॉप मार्केट्स में पहुंचेंगे मार्केट कैप के लिहाज से, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ एक और अभी इस वीकेंड पर ही बजट के बाद कुछ फंड मैनेजर से बात कर रहा था, तो उनका एक बड़ा ऑब्जर्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग आया है। कई सारे दुनिया भर में ऐसे फंड्स हैं जो हिंदुस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं,
लेकिन उन्हें पैसा लगाने के लिए जितनी बड़ी कंपनियां चाहिए वो कंपनियां नहीं मिलती। आज हमारे यहाँ रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक 4-5 कंपनियों को छोड़ दे तो बाकी निफ्टी की कंपनियां भी ग्लोबल फंड मैनेजर्स के लिए मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं। डेफिनेटली उनके लिए वो मिड कैप स्मॉल कैप है, मतलब उनके लिए हिंदुस्तान में लार्ज कैप्स है ही नहीं। जिस तरह का मार्केट कैप, जिस तरह की बड़ी कंपनियां, तो ये बहुत जरूरी है एलआईसी जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी का आईपीओ सरकार जल्दी से जल्दी लाए, यानी कि लोगों को पैसा लगाने का मौका मिले। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर पैसा लगाना चाहते हैं वहां पर कम से कम आपके पास ऑप्शन तो होने चाहिए, लगाएंगे कहां? तो मेरा ये मानना है कि जितना बड़ा मार्केट होगा, जितनी ज्यादा कंपनियां लिस्ट होंगी, और क्यों ना कुछ ऐसा भी सोचा जाए कि कुछ बाहर की कंपनियां भी हमारे यहाँ लिस्ट हो पाए। जब हमारी कंपनियां जाकर एडीआर जीडीआर करती है बढ़ना चाहिए, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ भी हो, ताकि हमारा मार्केट बढ़े, ज्यादा मौके हमारे निवेशकों को भी मिले और विदेशी निवेशक भी हमारे मार्केट में ज्यादा पैसा लगा सके। लेकिन ये सेलिब्रेशन का वक्त है जब बीएसई 200 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप पहुंचे, इसमें कोई डाउट नहीं। कांग्रेचुलेशंस बीएसई। डेफिनेटली सर, और सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी एक बड़ा पड़ाव हमने देखा है आते हुए क्रॉस हुआ है यहाँ पर सर मार्केट में भी बड़ा एक्शन हो रहा है इस हफ्ते, और 35,000 के पार बैंक निफ्टी भी आया है। आज है आरबीआई पॉलिसी, तो एक इवेंट की तरह बताएं सर कि अब क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं इस पॉलिसी से? सर डीप एक्सपेक्टेशन तो कुछ है ही नहीं कि कुछ होगा नहीं, ब्याज दरें बदलेंगी नहीं। अब ब्याज दरें बदलेंगी नहीं तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि गवर्नर साहब क्या कहते हैं। गवर्नर साहब 3 चीजों पर बात करेंगे मेनली। पहला ग्रोथ पर, दूसरा इन्फ्लेशन पर, और तीसरा लिक्विडिटी पर। ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने मेरे हिसाब से बोले, मैंने अपनी प्रायोरिटी से बोल दिया। गवर्नर साहब अपनी प्रायोरिटी से पहले किसको लेते हैं, बाद में किसको लेते हैं, अलग बात है। ग्रोथ, मुझे लगता है कि ग्रोथ के मामले में गवर्नर साहब सरकार के साथ सेम पेज पर रहेंगे, और आज पॉलिसी के बाद ऐसा कोई स्टेटमेंट गवर्नर साहब की तरफ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं जो बाजार के मूड माहौल को ब्रेक लगाने का काम करे। जब सरकार ने, वित्त मंत्री ने जो जोरदार बजट दिया, उस बजट को आगे बढ़ाने का काम शक्तिकांता दास साहब करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरी सोच है, क्योंकि मैं काफी लंबे समय बाद पहली बार सरकार और आरबीआई को बहुत परफेक्टली सिंक देख रहा हूं और एक डायरेक्शन में काम करते हुए देख रहा हूं, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, रेगुलेटर्स का अपना रोल है, अपनी इंडिपेंडेंस है, स्वायत्तता है, वो अपने हिसाब से सोचे समझे काम करे। लेकिन फिर भी अगर हर आदमी इसी तरह से सोचने लगे तो सरकार और देश कैसे चलेगा? अल्टीमेटली कॉमन गोल्स पे आपको एक मत होना चाहिए, और वो चीज आप कहते हैं ना कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना? तो दिल एक साथ होने चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वो लंबे समय बाद आरबीआई और सरकार में दिख रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया, उसके बाद डेफिनेटली शक्तिकांता दास साहब निर्मला सीतारमण जी के साथ सिंक पर होंगे। ग्रोथ फोकस क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए, और होगी, ऐसा मेरा समझना है। रहा सवाल इन्फ्लेशन का, डेफिनेटली इन्फ्लेशन थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन थोड़ा अब ठंडा भी होने लगा, संकेत आने लगे। तो अब इसमें 2 चीजें हैं। एक, और आप अपना इन्फ्लेशन काबू में ला सकते हैं, लेकिन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है जो कि कच्चे तेल के बढ़ते दाम और कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ने की वजह से, वो गवर्नर साहब के हाथ में नहीं है। तो वो एक चिंता थोड़ी सी रह सकती है कि भाई बाहर का इन्फ्लेशन का मैं क्या करूं। अगर वो बहुत बड़ा तो मेरे लिए चुनौती है, लेकिन घर का इन्फ्लेशन जो खाने पीने की चीजों वाला हुआ, या वहां पर सरकार का फोकस आप देखिए लगातार सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स जो हैं उसको दूर करने पे है, ताकि अगर आपकी सप्लाई प्रॉपर हो तो आपके लिए इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा नहीं। इस वक्त फिर भी दोनों को मिलाकर देखें कि एक घरेलू इन्फ्लेशन काबू में आ सकता है, बाहर का इन्फ्लेशन आपके हाथ में है नहीं, और सामने ग्रोथ है। तो इन दोनों में से ग्रोथ पर प्रेफरेंस रहेगी। आप हायर ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन की कुर्बानी दे सकते हैं, और क्यों दे सकते हैं उसका रीजन बताता हूं कि सिस्टम में ढेर सारी लिक्विडिटी है, पैसे की कमी नहीं है इस वक्त बैंक्स के पास। बैंक्स भी चाहते हैं कि इन्फ्लेशन रहे, डिमांड बढ़े, और वो लेंड कर पाए। एग्जैक्टली। एसबीआई के रिजल्ट्स में देखिए, अब उन्हें लग रहा है कि डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ आ सकती है, लंबे समय बाद हुआ है। और आज देखिए इस इन्फ्लेशन पर भी एसबीआई पर किस तरह के बड़े बड़े टारगेट्स एफआईज के आते हुए दिखे हैं। तो आप कुछ समय के लिए अगर बड़े फिस्कल डेफिसिट के साथ चल सकते हैं तो बड़े इन्फ्लेशन के भी साथ चल सकते हैं। इन दोनों को साथ चल के अगर आपके आंख वो अर्जुन की तरह है कि बस मछली की आंख पे आपको निशाना लगाना है और आपकी नजर वही है, तो फिर आपको ग्रोथ पर निशाना लगाना है, ये मेरा मानना है। लिक्विडिटी तो कोई समस्या, एक्सेस की समस्या है, कम की तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी बढ़िया होगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात। तो बजट को कॉम्प्लीमेंट करेगी, बजट को कॉम्प्लीमेंट करने वाली पॉलिसी होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो बड़ी बात है, और देखेंगे इसका मार्केट पर क्या रिएक्शन आ रहा है। हालांकि पिछले 4 दिन का जो एक्शन रहा है सर, वो भरपूर है। नए हफ्ते की वीकली एक्सपायरी भी शुरुआत हो रही है, तो सर बताएं फिर आज के संकेतों की अप्रोच क्या करें। ग्लोबल मार्केट में भी काफी इंटरेस्टिंग एक्शन रहा है सर इस हफ्ते। तो
ग्लोबल मार्केट तो बहुत ही मजबूत है, कोई डाउट ही नहीं। और अमेरिका में जो तेजी हुई है दीप, वो तो उम्मीद से कहीं बेहतर होती हुई दिखी है, और इस तरह की तेजी की उम्मीद भी नहीं थी। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से तेजी कुछ जरूरत से ज्यादा हुई है, और अच्छी बात है। तो अमेरिकी बाजार, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले हफ्ते के अंत में जो झटका लगा था 600 पॉइंट का डाउ में, जो ये पेनी स्टॉक्स जहां पर गेम हो रहा था, उसकी वजह से जो झटका लगा, उससे बाजार भी उभर गए और पेनी स्टॉक्स भी गिर गए। कल मेरे ख्याल से कल फिर से गेम स्टॉप का स्टॉक $90 से $50 लगभग आधा हो गया। तो अब यही है कि इन स्टॉक्स में जो कुछ एक्शन हो रहा था वो ठंडा होता दिख रहा है। मार्केट अपने रियलिस्टिक लेवल, रियलिस्टिक प्राइसेस पर आते हुए दिख रहे हैं। आंकड़े थोड़े इकोनॉमी से जुड़े हुए, बेरोजगारी दावों से जुड़े हुए बेहतर आते हुए दिखे हैं। लेकिन जो कुछ भी गेम हुआ है अमेरिकी बाजारों में पिछले हफ्ते 10 दिन में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। और दीप, आज सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड अगर किसी एक चीज को लेकर हूं, तो आज दोपहर 1 बजे का शो। क्या करने वाले हैं सर? गेम किस तरह से होता है, क्योंकि अभी कुछ लोग पढ़ चुके हैं, कुछ लोग समझ चुके हैं, लेकिन सबके पास थोड़ा नॉलेज है गेम स्टॉप को लेकर कि अमेरिका में असली गेम कैसे हुआ है जी, कैसे बड़ा गेम हुआ है, किसने ये बड़ा गेम किया, क्या इस तरह के गेम हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, ये दोनों पता होना चाहिए। अब तक हम रिटेल इन्वेस्टर्स को बेसहारा और निर्बल, दुर्बल यही मानकर चलते हैं, लेकिन उनमें भी ताकत है। उनमें क्या ताकत है वो भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन उस ताकत के साथ साथ आपके लिए चुनौतियां और रिस्क क्या है, ये सारी चीजें। तो गेम स्टॉप में जो कुछ अमेरिका में हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये शो देख के मजा आ जाएगा, और जो नॉलेज मिलेगी आप सोच नहीं सकते। गेम स्टॉप के गेम के बारे में आपने जो कुछ जानना है, जो कुछ सीखना है, जो कुछ समझना है, ये शो मिस मत कीजिए जी। ये अल्टीमेट शो होगा। कई बार क्या होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, कई बार है ना, जब कोई फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होता है, जब वो मूवी की स्क्रिप्ट लेकर बैठता है और जब वो मूवी बनाता है, तो उसको मूवी बनाते बनाते स्टार कास्ट और ये स्टोरी सब समझ आता है, उसको लगता है ये मूवी तो सुपर हिट है। ये वाली फीलिंग कल शाम को मेरे पास में थी, जब मैं इसके सारे डेटा और सारी वो फ्लो और ये बना रहा था। यकीन मानिए ये सुपर हिट होगा। मतलब इतना इंटरेस्ट मुझे खुद को, जब पढ़कर सारी चीज देखी कि, तो मुझे खुद को इतना मजा आया कि अरे वाह, मेरे लिए भी सीखने को बहुत कुछ है, क्या क्या नहीं होता है मार्केट्स में, तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये अल्टीमेट शो होगा, मतलब आपको देखकर आनंद आ जाएगा कि यार वाकई में गेम स्टॉप में इस तरह का गेम हुआ है, मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है, यू विल एंजॉय इट। चलिए तो सर, मतलब मैं सीरियसली इतना एक्साइटेड हूँ कि शायद 8 बजे ही कर डाले इस शो को, लेकिन बहुत ही मजा आएगा आपको देखकर। बहुत सारी चीजें हैं सर इसमें, बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, देखने को, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। मतलब एकदम मूवी और वेब सीरीज बनने लायक है। तो जब मूवी बनेगी तो आपका भी रोल होगा सर इसमें? पता नहीं भाई, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन है इंटरेस्टिंग है बहुत। वैसे नेटफ्लिक्स ने सर कहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो सोच रहे हैं इसके बारे में कुछ शो बनाने के लिए। तो चलिए, गेम स्टॉप या गेम स्टॉप, ये जो है हमारा स्पेशल फोकस रहेगा आज दोपहर 1 बजे, जरूर देखिएगा आप। पर सर, बाकी संकेत फिर आज के लिए कैसे समझे? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, एफआईएस पॉजिटिव, कल और आज के संकेतों में कोई बदलाव नहीं है। डीआईएस के नेगेटिव ही हैं, वायदा कारोबार के न्यूट्रल, सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव, सिंपल है, सारे के सारे वही संकेत है दीप। बाय जोन 14,725, 14,800 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे भी जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैं सीखने के बाद आदत अपनी सुधार लेता हूं, तो एक दूसरा लेवल जरूर दे रहा हूं जो एकेडमिक पर्पज से है, सीखने के पर्पज से, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 14,575, 14,650 ये अल्टीमेट बाय जोन है। 14,975, 15,050 ऊपरी रेंज है निफ्टी के लिए। इसके पार निकले तो 15,100, 15,150 तक का अगला टारगेट बनेगा आपके लिए, लेकिन 15,000 के ऊपर कोई लेवल है नहीं। इंटरेस्टिंगली सब खुला नीला आकाश है। बैंक निफ्टी 34,750, 35,000 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, इस रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। 34,250 से 34,500 अच्छा सपोर्ट जोन है, जो ब्लाइंड बाय जोन एक तरह से आपके लिए हो सकता है खरीदारी करने के लिहाज से। अब बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज है दीप, 35,500 के ऊपर का रेंज मेरे पास में कुछ भी नहीं है ही नहीं, तो मैंने आज हायर रेंज बैंक निफ्टी की नहीं दी है। 2 रीजन से, पहला, एक तो नेचुरली लाइफ टाइम हाई पर है, तो ऊपर के कोई लेवल है नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं लाइफ टाइम हाई पे तो निफ्टी भी है, तो निफ्टी के तो आपने दे दिया, बैंक निफ्टी के क्यों नहीं? तो उसका कारण बताता हूँ। निफ्टी में अभी भी डेटा है, निफ्टी में 15,000 के कॉल ऑप्शन पर 17 लाख शेयर हैं, वीकली सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो वहां पर आपके पास सब्सटेंशियल डेटा है। बैंक निफ्टी में है ही नहीं डेटा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 36,000 पे, कितना? 4 लाख शेयर का। अब 4 लाख शेयर क्या होता है? तो इसलिए अगर डेटा ही नहीं है
और ऊपर से आप ब्लू स्काई जोन में, यानी कि वो अनचार्टेड टेरिटरी या फिर खुला नीला आकाश या जियो लेवल लाइफ टाइम हाइक है, तो इसलिए मैं 35,500 के ऊपर मुझे कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। कहाँ रुकेगा भगवान जाने। ओके, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है जी। और मैं चार्ट देखता नहीं, मैं वायदा कारोबार के डेटा पे फोकस करता हूँ। तो वायदा कारोबार के डेटा में 36,000 के आसपास हल्की रुकावट है, वो मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो भी लेवल्स बहुत कम है। तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी में, इसलिए मैंने 35,500 के ऊपर का कोई लेवल दिया नहीं है। ठीक है। अब आइए दिन की छोटी रेंज, 14,870 14,975 ये दिन की छोटी रेंज है। आज थोड़ी मैंने इंटरेस्टिंग रेंज निकाली है, सोचने लायक है, तो एक लेवल अच्छा निकल के आया है। तो 14,870 14,975 छोटी रेंज है, 14,800 15,000 दिन की मीडियम रेंज है और 14,725 से 15,100 तक की रेंज ऊपर के लिए खुलती है। अब 15,000 के पार निकलने के बाद 15,050 75 100 कहाँ रुकेगा कहना मुश्किल है, लेकिन 15,100 तक का रास्ता खुल जाता है। तो तीसरी रेंज हम 15,100 के आसपास की पकड़ कर चल रहे हैं। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 35,000 35,650 ये भी रेंज अंदाज से दी। अब देखिए मैं 35,500 के ऊपर के सारे लेवल अंदाज से दे रहा हूँ, इन लेवल की कोई महत्वता नहीं है क्योंकि डेटा ही नहीं है। नीचे के बराबर एकदम 34,750 35,850 और 34,000 और तीसरी जो रेंज है, नहीं 34,000 नहीं होगी, तीसरी रेंज आएगी 34,250। मैं वही सोचा था ये इतनी नीचे कैसे है। तीसरी रेंज करिए 34,250 और 36,000 ये ऊपर की रेंज जो अंदाज से। तो आपके लिए बैंक निफ्टी की रेंज फिर से दोहरा दूं, 35,000 35,650 जी, 34,750 35,850 जी, 34,250 36,000 ये आपकी रेंज होगी। ठीक है सर, तो ये आपके लिए रेंज निकल कर आ रही है। अच्छा सर, पोजीशंस में बदलाव हुआ है और जिस तरह से मार्केट गया है उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि एफआईएस की पोजीशन एक्चुअली थोड़ी कम हुई है। थोड़ा शॉकिंग है, सरप्राइजिंग, सरप्राइज से शॉक की तरफ है कि 71% से घटाकर 63% की है। और दीप उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने नेट शॉर्ट्स बढ़ाए हैं एफआईएस ने, ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो इंडेक्स में बिकवाली की है, इसका मतलब ये कि 15,000 को पार करना शायद थोड़ा सा एफआईएस को लग रहा होगा कि रुकना चाहिए यहाँ पर, कम से कम कल के डेटा में ये दिख रहा है। अब इसमें दो चीज है, नेगेटिव साइड पर देखेंगे तो आप ये कि अभी इतने मजबूत मार्केट में एफआईएस ने लॉन्ग पोजीशन कम क्यों की जी, इसका मतलब क्या उन्हें 15,000 पार होते नहीं दिख रहा या वहां रुकावट दिख रही। एक तो इसको आप नेगेटिव देख सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव ये देख सकते हैं कि तेजी का मार्केट है और तेजी के मार्केट में 60% के आसपास जब इंडेक्स लॉन्ग आ जाती है एफआईएस की, तो वहां से इंडेक्स लॉन्ग वो बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। करेक्ट, तो 63% पे आ गया। एक आध दिन शायद अगर और लॉन्ग पोजीशन कम करे, फर्ज करें आज, तो फिर आपके लिए हो सकता है वापस वो खरीदने भी आएंगे सोमवार से, पहली चीज। दूसरी चीज है कि पॉजिटिव साइड पर यह है कि उनके घटाने के बाद भी कौन सा क्या हो गया, मार्केट तो डे हाई पे ही बंद हुआ। तो इसका मतलब ये कि मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है जी। इसका मतलब ये कि बजट के बाद लोकल फंड्स, पीएमएस, एचएनआई इन्वेस्टर्स, कम ऑपरेटर्स, कम रिटेल सब आ रहे हैं, तो आपकी सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी अच्छा है। तो बेसिकली मार्केट में ना वो लिक्विड, इसी कोई भी मार्केट एक तरह के इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो मार्केट की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। डेप्थ चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। एफआईएस बेचे तो लोकल खरीदे, ट्रेडर्स बेचे तो एचएनआई खरीदे, पीएमएस बेचे तो कोई और खरीदे। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो मार्केट आपका एकदम हेल्दी होता है, डीप होता है, लिक्विड होता है, और वो स्टेज पे भारतीय बाजार पहुंच रहे हैं। जी सर, ये बड़ा बदलाव है पिछले 3-4 सालों में कि मार्केट लिक्विड हो रहे हैं, डेप्थ अच्छी है, और सिर्फ आप एक तरह के इन्वेस्टर्स पे नहीं। तो पहले एक जमाना था यूटीआई मार्केट में आया तो जो यूटीआई करेगा वो, बीच में एक जमाना ये भी आया कि एलआईसी जो करेगा वो, बीच में एक जमाना ये भी था जो एफआईएस करे वही। करेक्ट, अब हर एक का अपना अपना समय होता है, लेकिन अभी किसी का समय नहीं है या सबका समय, या सबका समय है, या सबका समय है। तो आप मार्केट पे व्यू लो और ट्रेड करो, वैसा वही बात है। ठीक है सर, तो ये तो रहा डेटा का बात। अच्छा, अब पोजीशंस के बारे में बताएं, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं, क्या करना चाहिए फिर? 14,775 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस आप 35,500 का रख सकते हैं, सॉरी 34,750 का रख सकते हैं इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो ये होगा आपके स्टॉप लॉस। शॉर्ट पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस 15,000 का होना चाहिए। चाहे तो आप 14,925 का भी रख सकते हैं कल का हाई पार होने के बाद, लेकिन थोड़ी सी और रिस्क लेंगे। जब इतनी लीव ईयर अभी तक शॉर्ट नहीं काटी तो थोड़ा और रुक जाओ भाई, एक दिन 15,000 के आसपास वहां रुक जाओ। तो 15,000 का स्टॉप लॉस और 35,500 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर होगा, बहुत ही छोटा, 150 पॉइंट ऊपर का। उसके पार निकले या बंद होता दिखे तो एग्जिट कर लीजिए शॉर्ट पोजीशन। अंडरस्टूड सर, ठीक है। नई पोजीशन सर? नई पोजीशंस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए आपको, और वो है 14,775 के स्टॉप लॉस के साथ, और
14,950 आपका होगा टारगेट पहला, 15,000, 15,050, 15,100 और 15,125, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको करनी है निफ्टी में खरीदारी। ठीक है, बेचना है ये भी अंदाज से दे रहा हूं दीपा, एग्जैक्टली तो ये नहीं है कि कहां बेचना चाहिए, करेक्ट, लेकिन आप 15,075, 15,125 रेंज में बिकवाली कर सकते हैं एक बार। अब कुछ एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 15,000 के आसपास भी सोचेंगे बेचने का, गलत भी नहीं है। लेकिन देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल हमारा कैसे क्या रहता है, तो हड़बड़ी नहीं है, बहुत एग्रेसिव है, लेकिन मैं एक्चुअली मैं है ना 15,000 पे शॉर्ट करने के बजाय मैं ये प्रीफर करूंगा कि नीचे आए तब खरीद ले, जैसा कि कल था हमारा, करेक्ट, कि पहले सपोर्ट लेवल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दोनों पर आप ऐड करें, आज भी वही रखना चाहिए। तो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 15,000 के आसपास एक चांस लें कि भाई बड़ा लेवल है, आसानी से पार नहीं होगा, वहाँ से 50 पॉइंट मिल गए, 75 पॉइंट मिल गए तो ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं अगर आप स्किल ट्रेडर हैं तो। और स्किल ट्रेडर नहीं है तो फिर आप है ना नीचे आए तो खरीदने में ही सोचे, क्यों, मतलब वो कहते हैं ध्यान भंग मत करो। ये ऑस्टम की बाहर की बॉल को देख देख कर फिर 4 बॉल छोड़ दी, 5वीं पे बल्ला अड़ा दिया तो मतलब क्या है। अच्छा, बाय द वे टेस्ट मैच शुरू हो रहा है इंग्लैंड, और अब की बार इंग्लैंड का नंबर है। करेंगे सर, जो मोमेंटम है ये तो वैसा ही है, रुकने नहीं वाला है। ये तो हमारे खुद की होम पिचेस पे है, बस पिच अच्छी बनाना जो पहले दूसरे दिन से ही टर्न करना शुरू कर दे और चौथे दिन खड्डे पड़ जाए इसमें तो बस फिर उसके बाद स्पिनर अपना काम कर डालेंगे, वांखड़े वाली। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं, आज से टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है। टेस्ट अंग्रेजों का है, उन्हें पास होना है। भारतीय टीम के तो हौसले बुलंद है, ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में धोखे आए तो फिर उससे ज्यादा क्या चाहिए। तो चलिए, तो ये होगी आपके लिए निफ्टी पर खरीदारी करने की राय, और निफ्टी पर बिकवाली की राय है 15,075, 15,125 इस रेंज में आप बेच सकते हैं। 15,150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 15,025, 15,000, 14,950, 14,900 तक के टारगेट के लिए बिकवाली कर सकते हैं। और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स तो 15,000 के आसपास रिव्यू करें कि क्या वहाँ मार्केट रुकता अटकता दिख रहा है, तब डाउ फ्यूचर्स कैसे हैं, ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है, ये सारी सिचुएशन के साथ वहाँ पर आप मौका देख सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी पर क्या करें सर? खरीदिए 34,750 अभी स्टॉप लॉस रखिए, बाद में इसको खींच कर ऊपर ले आए 35,000 का, 35,650, 750, 850, 950 सारे लेवल अंदाज से दिए हुए हैं। कोई लेवल है नहीं, सब अंदाज से बोला है अपसाइड पे, तो हाँ अपसाइड में मेरे पास नहीं है लेवल, तो सब अंदाज से 100 पॉइंट आमतौर पर जो चलता है उस हिसाब से। ठीक है सर, शॉर्ट करना है तो ना करें। नहीं, बैंक निफ्टी में है ही नहीं शॉर्ट का, मैंने दिया ही नहीं, आज कल भी नहीं दिया, कोशिश ही नहीं कर। हाँ कल भी शायद नहीं दिया था, याद है, हाँ, और आज भी नहीं दे रहा, शॉर्ट नहीं करना है। ठीक। हालांकि एक चीज जरूर कहूंगा दीप की, कल वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद उतने शॉर्ट्स नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन वही है कि जब आपको लेवल पता नहीं है और डेटा आपके पास इतने मजबूत नहीं, तो आप कहाँ शॉर्ट करेंगे। अब मैं कहने के लिए कह सकता हूँ 36,000 पे शॉर्ट करो, वो सेफ भी है, लेकिन यहाँ से 650 पॉइंट ऊपर शॉर्ट देके भी बहुत मतलब नहीं है जी। तो ठीक है, किसी को देखते कहाँ तक जाता है। क्या मैं शॉर्ट करने के बजाय लेकर ट्रेड करके उसमें ज़्यादा प्रीफर करूंगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर, तो क्लियर है, शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी। थोड़ा ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें मुनाफा वसूली रहे तो अलग बात है, बट शॉर्ट नहीं करना है। बैन लिस्ट सर डबल हो गई है, सेल था, अब पीएनबी उसमें ऐड होते हुए दिख गया है। डेटा समझाएं सर, फंड्स का डेटा क्या कह रहा है? 1937 करोड़ की खरीदारी कैश में, बढ़िया है। 1555 करोड़ के इंडेक्स दमदार बेचे हैं, तो यही थोड़ी सी चिंता की बात है, इसलिए थोड़ा सा 15,000 को लेकर हल्का डाउट आता है। अगर ये तो ठीक है कि ग्लोबल बहुत मजबूत हो गया, 300 पॉइंट ऊपर हो गया डाउ, और अभी भी फ्यूचर्स मजबूत है। अदरवाइज अगर आप 1555 करोड़ की बिकवाली अगर इंडेक्स में देखेंगे और एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटी है, तो थोड़ा आपको डाउट होगा कि मैं 15,000 के पार निकलूंगा कि नहीं, इतने बड़े लेवल, तो थोड़ी सी वहाँ चिंता की बात है। लेकिन सामने 500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे, तो ओवरऑल डेटा मजबूत है। भले इंडेक्स बेचा हो, लेकिन ओवरऑल डेटा मजबूत है। हो सकता है इंडेक्स इन्होंने हेजिंग के लिहाज से बेचा हो और स्टॉक्स खरीद रहे हैं, तो ओवरऑल में एफआईएस के डेटा को नेगेटिव नहीं मान रहा, इसलिए पॉजिटिव मान रहा हूँ। अभी भी पॉजिटिव है भले इंडेक्स। और दूसरा ये कि मेरे पास तो एक और बड़ा हथियार है ना, कि अगर आप 60% के आसपास आते हो लॉन्ग पे तो खरीदते ही हो, ये तो हमें पता ही है। तो अब और नहीं बेचेंगे, तेजी के मार्केट में 60% इंडेक्स लॉन्ग तो रखोगे आप, नहीं तो आप पार्टिसिपेट कैसे करोगे? जवाब क्या दोगे अपने इन्वेस्टर्स को कि भाई हमने रिटर्न जनरेट क्यों नहीं किया, क्यों हम बहुत लॉन्ग कम कर दी थी, शॉर्ट हो गए थे। वो तो चलता नहीं ना। आज एक सिंपल चीज है, सारे फंड्स के लिए ज्यादा आसान काम क्या है, इन्वेस्ट करके गलत पढ़ना, बजाय इसके कि बिना इन्वेस्ट किए गलत पड़ना। बिना इन्वेस्ट किए गलत पड़े, इन्वेस्टर सवाल पूछेगा पैसा आपको इसलिए दिया था, डालो, डाला क्यों नहीं,
आप बड़े होशियार चंदे कि मार्केट इतना नहीं बढ़ेगा, गिर जाएगा, आपको क्या पता। आपको जब दिया पैसा तो इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट करके फंड मैनेजर है ना बच सकता है कि चलिए देखिए मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया वो नहीं चला, अलग बात है जी। कि कोई आदमी कोई फंड मैनेजर समझो बोलेगा भाई मैंने तो अब तक सरकारी बैंक ले रखे थे, मुझे लगा चलेंगे, लेकिन वो नहीं चले, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन आप इन्वेस्ट ना करें और गलत पड़ें, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा सेटबैक है। इसलिए एक लेवल के नीचे एफआईज नीचे जाएंगे नहीं इंडेक्स लॉन्ग पे, 60% के आसपास आते हैं, अनलेस कि मार्केट तेजी का न रहे तो अलग बात है, और वो तो कोई संकेत है नहीं। इसलिए यहाँ से नीचे से आपको वापस बिल्टअप होता दिखेगा। अंडरस्टूड सर, ठीक है। ये है आपके लिए डेटा। वायदा कारोबार सर क्या इंपॉर्टेंट है? कोई खास डेटा है नहीं, डीप वीकली सीरीज में तो नहीं के बराबर है, थोड़ा सा 15,000 हल्की रुकावट का लेवल है, 17 लाख शेयर वहाँ पर कॉल्स में। इसके अलावा कोई डेटा ऐसा है नहीं जिसके लिए मैं बात करूँ, और बैंक निफ्टी में तो मैं करूँगा ही नहीं डेटा है ही नहीं, क्या बात करूँ। 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख शेयर, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है। खाली एक चीज़ कहना चाहता हूँ, प्रीमियम तेजी से घट कर आई। निफ्टी में प्रीमियम हो गई 0 अंडा, ठीक है, प्रीमियम ही खत्म हो गई। तो आज थोड़ी प्रीमियम बढ़नी चाहिए, पहली चीज़। बैंक निफ्टी में प्रीमियम में रह गई 7 पॉइंट की, तो प्रीमियम काफ़ी कम है, यानी कि ऊपर। और इस प्रीमियम के कम होने की वजह मैं बता दूं, एफआईज ने जब शॉर्ट किया है, तो जब आप शॉर्ट करते हो तो आप नीचे 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 करके बेचते हो, तो वो प्रीमियम में कमी आती है। तो ये प्रीमियम में कमी आने की वजह से एफआईज की तरफ से जो इंडेक्स बेचा गया है उसकी वजह से प्रीमियम कम हुई। तो अगर आज आपको वापस प्रीमियम बढ़ती हुई दिखे तो आप 2 मतलब निकालिए, एक एफआई शॉर्ट करना बंद कर रहे हैं, दूसरा हो सकता है निचले स्तरों से आपको वो रिकवर करते हुए या वापस से अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करते हुए भी दिखे। ये 2 मतलब आप निकाल सकते हैं। क्लियर है सर। चलिए, ये तो रहा आपका पूरा मार्केट एक्शन। अच्छा सर, अब ये बताएं, बड़ी समझ ली, अच्छी समझ ली, इंटरेस्टिंग स्टोकक्राफ्ट की लिस्टिंग क्या राय है? स्टोकक्राफ्ट की लिस्टिंग में देखिए दीप, हमने बहुत क्लियर कट राय दी थी कि हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने के लिहाज से आप पैसा लगाएं। तो तब से लेकर अब तक बाजार का मूड माहौल तो बेहतर हो गया। बिल्कुल। लिस्टिंग इश्यू प्राइस के ऊपर होनी चाहिए जी। तो आपके लिए पैसा तो बन जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है जी। 385 रुपये का इश्यू प्राइस है। एक तो आपके पास ऑप्शन ये कि अच्छी लिस्टिंग हो, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 450-480 रुपये की रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरी उम्मीद के मुताबिक इसी रेंज में लिस्टिंग हो तो 425 का स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है। अगर 480 हुई तो 450 का स्टॉप लॉस है, 450 हुई तो 425 का स्टॉप लॉस है। जो भी प्राइस पे लिस्टिंग हो उससे 25 रुपये आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते थे। अंडरस्टूड। क्लियर कट है। 25 रुपये नीचे नीचे का आप जो हाई बन जाए उससे 25 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस कर लेना है। क्लियर है। लेकिन मैं बहुत साफ कर रहा हूँ कि लिस्टिंग किस लेवल पर होगी उसको लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इस रेंज में लिस्टिंग होनी चाहिए। ओके। पहली चीज़। दूसरा, फर्ज करें कि कल जो झटका पहले दिन परसों होम फर्स्ट फाइनेंस ने दिया कि किस तरह से दमदार लिस्टिंग के बाद, अब परसों सबको समझ में आ गया होगा जब मैं लिस्टिंग पे के दिन भी स्टॉप लॉस की बात करता हूं तो क्यों करता हूं। ऐसा ये फैशनेबल वर्ड नहीं है स्टॉप लॉस, ये ठीक है बोला होगा ना नील जी ने, क्या है उनका काम है, रोज बोलते हैं, तो ठीक है मेरा तो काम है रोज बोल, मेरा काम रोज है, मुझे तो करना है। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता 575 का या 600 का तो आपके गेंद सारे बच गए। बिल्कुल। लेकिन कल वापस जिस तरह का मूव हुआ वो भी सरप्राइजिंग है कि 590 तक कोई मार के लेके गया है। तो अब ये चीजें चलेंगी, है ना, क्योंकि अब 2 तरह के मामले हैं, क्योंकि कई सारी आपने बैक्टर्स देखा, एंथनी देखा, एक आध और भी, बर्गर जहां पर लिस्टिंग के बाद बड़ा मूव आया, बड़ा मूव आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो अब कहीं न कहीं एक जो ट्रेंड आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग के बाद बन रहा है उसको समझना जरूरी है। समझना जरूरी है कि अगर वैल्यूएशंस अनाप शनाप हो जाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। और उस प्रॉफिट सेम चीज शायद होम फाइनेंस में भी, और निचले स्तरों से फिर आपको रिकवरी भी मिलती है जब वैल्यूएशन आपके ठीक हो जाते हैं, तो इश्यू प्राइस के नजदीक आकर फिर से बढ़ गया। तो यही चीज आप स्टॉक क्राफ्ट में भी देख सकते हैं प्रोबेबली। तो मेरा ये समझना है 450-480 लिस्टिंग रेंज है, 425 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये कहा कि एग्रेसिव ट्रेडर्स लिस्टिंग गेन के लिहाज से, तो इन केस लिस्टिंग नीचे होती है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन केस लिस्टिंग आपका अदरवाइज परमानेंट स्टॉप लॉस कभी भी किसी भी आईपीओ में अपनी इश्यू प्राइस का है, ताकि आपका कैपिटल न टूटे। कहीं भी लिस्टिंग हो इश्यू प्राइस का स्टॉप लॉस जरूर रखें, वो 350 होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आ जाएगा, लेकिन आपकी सेफ्टी आपको पता होनी चाहिए और वो डाल के रखना चाहिए। स्पेशली लिस्टिंग के पहले दिन बहुत बड़े मुंह आते हैं, तो ये आपके लिए स्टॉक क्राफ्ट के आईपीओ का व्यू है। तो
क्लियर कट है। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए स्टोवक्राफ्ट का आईपीओ। नजर रखिए किस तरह से इसकी लिस्टिंग आज होती है। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें। थोड़ी देर में रिजल्ट एक्सरे भी आ रहा है वरिंदर बंसल के साथ। हमारे साथ हमारी टीम भी तैयार है, कुशल, देवांशी और साथ ही आशीष। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए, सबसे पहले कैश स्पेस से काफ़ी लंबी सूची है रिजल्ट्स के आने वाली, जिसमें कुछ चुनिंदा नाम मैं आपको बताता हूं, जिसमें बालाजी एमीन्स, कैमलिन फाइन साइंस, एस्ट्राजेनेका फार्मा, ईआईडी पैरी, गैब्रियल इंडिया, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन, स्पार्क, जिंदल स्टेनलेस, हिसार, स्टार सीमेंट जैसे शेयर शामिल रहेंगे। तो इनके नतीजों पर आप फोकस बना के रखिए। इसके अलावा आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगी, तो बहुत बड़ा ट्रिगर है। इनफैक्ट आज का जो है इवेंट ऑफ द डे है वो क्रेडिट पॉलिसी ही रहेगी। स्टोवक्राफ्ट की लिस्टिंग जो है इस पर हमने अब ऑलरेडी चर्चा कर ली है, तो आज इसकी लिस्टिंग होने वाली है। साथ ही ईआईएल, यहाँ पर 587 करोड़ का बाईबैक जो है वो बंद होता हुआ दिखेगा। 84 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह बाईबैक का ऐलान किया गया था। जुबिलेंट लाइफ के डिमर्जर के शेयर अलॉटमेंट की भी आज रिकॉर्ड डेट है, तो यहाँ पर भी स्टॉक पर नजर रखिए। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है, क्योंकि 1 मार्च से जो ऑक्शन शुरू होगा 4G स्पेक्ट्रम का, उसके लिए आज 5 फरवरी के दिन जो है आप जितने भी प्लेयर्स हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ ही ब्रुकफील्ड रीट्स, इसके आईपीओ अपडेट आए हैं। आज आईपीओ का आखिरी दिन है और दूसरे दिन इशू जो है 77% भरकर बंद हुआ था, जिसमें क्यूआईबीज करीब 53% और एनआईआईज अगर आप देखें तो 96% उन्होंने सब्सक्राइब किया है। प्राइस बैंड 274 से 275 रुपये प्रति यूनिट रखा गया है और साथ ही जो लॉट साइज है वो 200 यूनिट्स का है। एक्स डेट्स भी हैं कुछ स्टॉक्स, इनफैक्ट बाईबैक की एक्स डेट है नैल्को की, 57.5 रुपये प्रति शेयर पर बाईबैक का प्राइस था और करीब 750 करोड़ रुपए ये बाईबैक के जरिए जुटाने वाले थे। और इंटरिम डिविडेंड की भी एक्स डेट है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। इसके अलावा पोस्ट मार्केट काफ़ी सारे नंबर्स आए थे, जहाँ पर निफ्टी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प दमदार नतीजे आप देखिए बजाज ऑटो टीवीएस मोटर्स के बाद इस कंपनी ने भी पेश किए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वो 23% बढ़कर 1084 करोड़ पर जा पहुंचा है। हमारा अनुमान 927 करोड़ का था। साथ ही कंपनी की मार्जिन 14.5% पर आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान करीबन 13.5% का था, तो दोनों पे ही बीट है हीरो मोटोकॉर्प की। इसके अलावा टाटा पावर, यहाँ पर भी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ऑपरेशनली जो है कमज़ोर सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और इनफैक्ट अगर आप मार्जिन्स देखें तो हमारा अनुमान 23.1% का था, उसके मुकाबले 23%, ऑलमोस्ट स्टेबल सेट ऑफ मार्जिन्स है। पर जो मुनाफा है 248 करोड़ पर आया है, 193 करोड़ से बढ़कर, लेकिन अनुमान से कमज़ोर है क्योंकि 267 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था। कॉनकॉर यहाँ पर बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जहाँ पर प्रॉफिट जो है करीब 36% बढ़कर 238 करोड़ पर आया है और कंपनी की जो मार्जिन्स है लेकिन वो 24.3% से घटकर 21.2% है। पर कहीं ना कहीं आप रेवेन्यू देखेंगे तो 14.5% बढ़कर 1754 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। आरईसी नंबर्स यहां पर बेहतरीन है, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है। इनफैक्ट लोन बुक जो है इनकी 16% बढ़ी है और एनआईआई में भी 25% के उछाल के साथ करीबन 3400 करोड़ की एनआईआई कंपनी ने घोषित की है और मुनाफा कंपनी का 38% बढ़कर 2263 करोड़ पर हुआ है। और एक कैश स्पेस से भी मेरे पास रिजल्ट्स हैं जिसमें ब्रिगेड एंटरप्राइजेस शामिल है। यहां पर मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी ये कंपनी। 49 करोड़ का मुनाफा था, 16 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है और कंपनी की मार्जिन्स भी 28% से घटकर 23% होती हुई दिखी है। शुक्रिया कुशल। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं और कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए मुंजाल शोवा, इसके मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं। आज जो बिक्री है वो करीब 17% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा भी इस बार करीब 5 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ पे आता हुआ दिखा और मार्जिन भी आप देखिए 2% के आसपास से वहां से बढ़कर 5% तक के मार्जिन कंपनी पोस्ट किए। कामकाजी मुनाफे में भी दुगनी बढ़त होती हुई दिखी है। इसके अलावा आज जिलेट इंडिया, इसके भी मजबूत नतीजे हैं। कुल बिक्री 13% तक बढ़ती हुई दिखी है, मुनाफा 15% तक बढ़ता हुआ दिखा है, मार्जिन 22% से बढ़कर 26% पर आते हुए दिखे हैं। तो इन ऑल आप देखिए जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो काफी स्ट्रांग है। 33 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है, तो इस पर भी आप नजर रखें। अदानी ट्रांसमिशन थोड़े से मिले जुले नंबर्स हैं क्योंकि बिक्री करीब 11% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन जो मुनाफा है वो 173 करोड़ से बढ़कर 440 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। अन्य आय से सहारा था और जो मार्जिन हैं वो इस बार कम होते हुए दिखे, 35% से घटकर 30%, तो थोड़े मिले जुले नंबर्स आते हुए दिखे। मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन कम होते हुए दिखे। इंडोस्टार कैपिटल आप देखिए जो बिक्री है 20% कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी इस बार 6% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 50% से बढ़कर 58% है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स आप देखिए थोड़े से ऑपरेशनली वीक आते हुए दिखे।
एफडीसी यहाँ पे भी मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं क्योंकि इसका जो मुनाफा है वो 75 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 21% के आसपास थे, लेकिन अब देखिए इनकी जो बिक्री है वो करीब 6% तक बढ़ती हुई दिखी है, तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। और आखिर में इकरा स्थिर नंबर्स हैं, बिक्री इस बार कम होती हुई दिखी है करीब 2.5% से, कामकाजी मुनाफा 9% से बढ़ता हुआ दिखा है और जो मार्जिन है 28% से बढ़कर 32% पे आते हुए दिखे हैं और मुनाफा 9% तक बढ़ता हुआ दिखा है, तो इस पर भी आप नजर रखें। एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस ज़्यादा डेट्स आती हुई दिखी, शेड्यूल बीएसई पर कंपनी ने पोस्ट किया है जहां पे जो डीलिस्टिंग के लिए बिड है वो 9 फरवरी को खुलती हुई दिखेगी, 15 फरवरी लास्ट डेट होगी और साथ ही जो काउंटर ऑफर देने की आखिरी तारीख है वो 17 फरवरी को होगी। वैसे मैं आपको बता दूं 56 रुपीज़ के आसपास ये एक जो फ्लो प्राइस है वो तय किया गया है डीलिस्टिंग के लिए, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक 80 रुपए पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वेदांता के लिए अच्छी खबर है जहां पे लांजीगढ़ एल्यूमिना रिफाइनरी के विस्तार के लिए बोर्ड से उसको मंजूरी मिल चुकी है और करीब 4.25 करोड़ खर्च करने की भी मंजूरी है। इनकी जो कैपेसिटी है 2 मिलियन टन प्रति एनम से बढ़कर 5 मिलियन टन प्रति एनम पर होती हुई दिखेगी, तो इस पर आप नजर रखें। और साथ ही कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें सर्किट फिल्टर में रिविजन्स होते हुए दिखे हैं, जिसमें आपको येस बैंक पर नजर रखनी है। जीएम ब्रिवरीज 5% से लेकर 20% पे होता हुआ दिखा है, इंडोकॉन पर भी आप नजर रखें। और इसके अलावा जहां पे 10% से 20% हुए हैं सर्किट रिविजन, बर्गर किंग, इक्विटास होल्डिंग्स, जीएमएम फॉडलर, रूट मोबाइल, ये कुछ स्टॉक्स हैं और आरबीएनएल ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आपको आज फोकस रखना है। और आखिर में आप देखिए इनसाइडर ट्रेड्स में धानु का एग्रीटेक जहां पे प्रोमोटर ने 83,000 शेयर्स बेचे हैं कंपनी के, तो इसी के चलते आज ये स्टॉक पर एक्शन दिख सकता है। ओके, तो ये हैं ढेरों शेयर्स और कई कैश ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स में आपने सर्किट फिल्टर रिविजन देखे तो वहां पर भी रखें नजर। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे दमदार रिपोर्ट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आ रही है। अच्छे नतीजों के बाद अगर आप देखें तो सबके सब ब्रोकरेज हाउस बुलिश नजर आ रहे हैं और सबसे कम टारगेट भी जो ब्रोकरेज हाउस ने दिया सिटी ने खरीदारी किराए के साथ, वो भी करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो 21% ऊपर है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं सीएलएसए खरीदारी किराए दे रहे हैं और लक्ष्य देखिए इन्होंने 385 से बढ़ाकर 560 कर दिया है। 355 की कल की क्लोजिंग, यानी मौजूदा भाव से भी अगर आप देखें तो 57% की अपसाइड जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मान रहे हैं कि स्लिपेजेस अगर आप देखें तो 15 साल के निचले स्तर पर है और बैंक ने जो असेट क्वालिटी रिपोर्ट की वो कई निजी बैंकों से भी बेहतर नजर आ रही है। टाटा पार एक और अच्छे नतीजे, यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 74 से बढ़ाकर 107 कर दिया है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर भी नतीजे अच्छे आते हुए दिखे थे, सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 306 रुपए का लक्ष्य दिया, 250 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि विज्ञापन आय में अगर आप देखें तो बढ़िया बढ़त देखने को मिली और स्टॉक में मौजूदा भाव के हिसाब से बढ़िया वैल्यू नजर आती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूं कि जो चैनल आप देख रहे हैं वो इसी ग्रुप की कंपनी है। एनटीपीसी यहां पर भी नजर रखिएगा, बढ़िया रिपोर्ट्स आती हुई दिखे, सीएलएसए खरीदारी किराए दे रहे हैं, लक्ष्य 140 पे बरकरार रखा है। जेफरीज इनसे ज्यादा बुलिश है, खरीदारी किराए के साथ 147 रुपए पर इन्होंने लक्ष्य दिया है। हीरो मोटोकॉर्प नतीजे तो अच्छे थे लेकिन किसी भी ब्रोकरेज हाउस ने लक्ष्य में बढ़ोतरी नहीं की है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 3,454 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन क्रेडिट स्विस ये थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2435 रुपए के लक्ष्य के लिए। एचपीसीएल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मिलीजुली रिपोर्ट से कमेंट्री ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव नहीं है। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 480 रुपए के लक्ष्य के लिए, 230 जो है कल की क्लोजिंग है। हालांकि ये कह रहे हैं कि आगे जाके जो तिमाही है वो थोड़ी और चुनौतीपूर्ण देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में करीब 21% की कटौती की है। गोदरेज प्रॉपर्टीज कल काफी कमजोर नतीजे आए थे, सीएलएसए बिकवाली किराए दे रहे हैं 1201 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1340 कल की क्लोजिंग है। लेकिन जेफरीज कमजोर नतीजों के बाद भी अगर आप देखें तो बुलिश नजर आ रहे हैं, खरीदारी किराए दिए करीब 1760 रुपए के लक्ष्य के लिए। आखिरी रिपोर्ट है फिलहाल के लिए कॉन्कोर पर, जेफरीज की रिपोर्ट है, न्यूट्रल माफ कीजिएगा, खरीदारी किराए दी है 565 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 480 कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन भरपूर। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे रिजल्ट्स के लिहाज से। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। ओमकारा कैपिटल के फाउंडर वरिंदर बंसल हमारे साथ हैं हर रोज सुबह के नतीजों का पूरा विश्लेषण लेने के लिए। और अभी तो फुल सीजन चल रहा है, ढेर सारी नतीजे आते दिख रहे हैं कंपनियों के। और अच्छी बात यह कि इस सीजन में आपको ऐसी कई सारी कंपनियां मिल रही है जहां अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद कंपनियां और शेयर महंगे नहीं है, और वही है हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट स्पेस। तो वरिंदर गुड मॉर्निंग, शुरुआत कीजिए उन रिजल्ट से जहां पर अच्छे नतीजे आए और शेयर अभी भी सस्ते हैं।
थैंक यू सो मच सर। एसबीआई तो आप सब लोगों ने बोल ही दिया है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं अच्छा, करूंगा। एसबीआई में एक I चीज think बताइए, नंबर्स आर टू गुड टू बिलीव, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब इतने अच्छे नंबर एसबीआई के, वो सुन के बड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा? सर पता है सर, ये 8 साल से एसबीआई या फिर पीएसयू बैंक पेन ले रहे हैं। मैं आपको एक ही नंबर बताऊंगा सर, कि जो प्रोविजनिंग होती है ना, जो हम प्रोविजनिंग करते हैं अगर बैड डेट्स हो जाती है या कोई हमें पैसा नहीं देता है, तो 90% पीसीआर हो गया है जो लेगेसी कॉर्पोरेट अकाउंट्स थे, 90%। तो आप सोचिए, अगर मुझे कोई 100 रुपया नहीं दे रहा, तो मैंने 90% तो प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर ली है। और उसका जो एनपीए है सर, जो बाकी बचे हैं, उसका 1% से नीचे आया है। you know so you can imagine the entire pain is taken से बैंक्स में कोई प्रॉफिट तो चलो एक अच्छी चीज है जो दिखते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंट है कि क्या आपकी बुक साफ है कि नहीं साफ है। सर ग्रॉस स्लिपेजेस इसके सिर्फ 2500 करोड़ आए, विच इज 0.1% ऑफ लोन। 0.1% मतलब कि आप सोचिए सर, जितना पैसा दिया हुआ है मेरा, मैंने प्रोविजनिंग 90% कर ली है और स्लिपेजेस सिर्फ 0.1% है। सर प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा डेटा है ये। और आपको एक चीज याद करा दूं सर कि जब ये इकोनॉमिक बूम हुआ था 2000 से 2010 में, एसबीआई वाज द बैंक जिसने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और इवन सेंसेक्स निफ्टी को भी क्रॉस किया था, मतलब 2 गुना 3 गुना आउट परफॉर्म किया था एसबीआई ने। सो नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि ये वापस इकोनॉमिक बूम में जा रहे हैं, तो अभी भी वन टाइम बुक पे मिलता है, वन टाइम बुक पे एसबीआई मिलता है। नाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 3-4 पे ट्रेड करते हैं। सो दैट इज व्हाई पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि बुक साफ हो गई है, क्रेडिट ग्रोथ होगा, तो नाउ सी कैसे आगे जाके होगा। तो एसबीआई के नंबर्स तगड़े हैं, आगे की परफॉर्मेंस भी रहेगी दमदार। बताएं अब अच्छे रिजल्ट, सस्ते वैल्यूएशंस। सर एक और चीज, सॉरी, कॉन्कोर पे सर, कॉन्कोर का नंबर अच्छा आया था, बट उसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि जो लैंड लीज रेंटल है ना, इनका आई थिंक 11 बजे कॉल है, तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगा। बट सर लास्ट फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट और रेलवेज ने इनसे कुछ 1250 करोड़ मांगा था, 1276 करोड़ मांगा था। और इस क्वार्टर में जो नंबर आया वो 1340 करोड़ आया है। सो अगर आप देखेंगे तो जो दिस रेलवे लीज रेंटल होता है या लैंड लीज रेंटल होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। और नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे सर। अगर आप वन टाइम एक्सपेंसेस एडजस्ट कर देते हो तो 24% मार्जिन आया कंपेयर टू एक्सपेक्टेड 21.5%। 11 बजे कॉल है, तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट। बट आपका सवाल रहा सर कि अच्छे नतीजे और नॉट सो एक्सपेंसिव। सर सब लोग पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हैं। आई थिंक वन सेक्टर विच कांट बी इग्नोर्ड इज फर्टिलाइजर्स। और मैं बताऊंगा सर क्यों। बिकॉज अगर आप बोलो कि नंबर्स है, तो नंबर्स तो चलो ठीक है, अपने को पता है कि नंबर्स अच्छे हैं, चाहे वो चंबल लगा लो, चाहे वो जीएनएफसी लगा लो। जीएनएफसी वॉज केमिकल्स ऑलरेडी, जो नंबर्स उसके है। बट सर पहली बार, आई डोंट नो आप कितने टाइम के बाद मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने 3100 करोड़ रुपया सर, 3165 करोड़ जो सब्सिडी देना था चंबल फर्टिलाइजर्स को, उसने दिया। वो आई थिंक चंबल वो सिटिंग अराउंड 5,500-6,000 करोड़ डेट। उसने अपनी प्रेजेंटेशन में बोला सर कि मैंने कंपनी ने 3100 करोड़ रुपया, 3165 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से रिसीव कर लिया है अगेंस्ट सब्सिडी अरियर्स। और मार्च तक होपफुली सारे का सारा जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। सर सबसे बड़ा इशू फर्टिलाइजर सेगमेंट में होता था कि सब्सिडी अरियर्स आता ही नहीं था। ये पहली बार हुआ है। सो मेरे हिसाब से सर ये सब्सिडी वाला जो न्यूज है, इट इज मच मोर बिगर देन द नंबर्स। और दिस इज अ बिग चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज हैपनिंग। सो चंबल फर्टिलाइजर्स फॉर मी आज भी 6-7 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, and numbers are in par with Coromandel International. So very strong set of numbers, but the subsidy received is much bigger than the financial results. GNFC sir, again, it's not a fertilizer company, honestly it's a chemical company mostly. अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे। आपका एबिटा 117% ऊपर था, मार्जिन 13% के सामने 24% आगे थे। बट केमिकल सेगमेंट ने इसको हेल्प किया था पूरे का पूरा। तो केमिकल में 80 करोड़ प्रॉफिट एबिट कमाता था, उसके सामने 323 करोड़ कमाया वाई। और इवन क्वार्टर 133 करोड़ के सामने 323 करोड़ कमाया। तो 7 टाइम पे ट्रेड करता है, 7 टाइम्स पे। सो वेरी चीप स्टॉक इन दैट कैटेगरी। डालमिया भारत जो है उसके नंबर्स भी अच्छे आए थे सर, 2 टाइम पे ट्रेड करता है, बुक पे 2 टाइम्स बुक पे ट्रेड करता है। अब वाई देखेंगे तो नंबर्स अच्छे दिखेंगे आपको। एबिटा 53% ऊपर था, प्रॉफिट 24 करोड़ से 180 करोड़ हुआ। थोड़ा सा क्वार्टर इसके नंबर्स कमजोर हुए हैं। आई रिमेंबर दैट लास्ट क्वार्टर, जैसे सीक्वेंशियल क्वार्टर, इसने 29% का मार्जिन किया था, अभी 24% का मार्जिन किया है। तो एक बार वो भी ध्यान रखिए।
जिंदल स्टेनलेस के नंबर्स एक्सपेक्टेड था सर कि इस बार बहुत अच्छे आएंगे, बिकॉज अपने को पता है स्टेनलेस स्टील के प्राइसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो इस बार उसने एबिटा पर टन 19,000 पर टन किया, एक्सपेक्टेड था कि 15-16 हजार टन करेगा। तो सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन। बट सर वो आपको याद होगा बजट में जो रिमूवल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी आया था उसका भी इम्पैक्ट नहीं आया है नंबर्स में, वो अगले क्वार्टर में एक्सपेक्टेड आएगा। तो ये 19,000 उसका कल पर आ गया टन था ना कम इसका। होकर 17,000 चला जाता है, 17,500 चला जाता है। आई थिंक ये कॉन कॉल में मैनेजमेंट बताएगा कितना हो सकता है, नहीं हो सकता। आई थिंक स्टॉक हो सकता है ऊपर चले, बट ध्यान रखिए कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी रिमूवल वाला है उसका इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में आना बाकी है। ओके, तो ये है वो सारे दमदार रिजल्ट्स जहां पर आज परफॉर्मेंस आपको अच्छी नजर आनी चाहिए क्योंकि वैल्यूएशंस भी हैं सस्ते, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स, शेयर थोड़े महंगे हैं, भाव बढ़ चुका है, वो कौन से हैं? सर मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑनेस्टली कल मार्केट में आ गई थी जो मैंने ट्रैक कर रहा था, चाहे वो सुंदरम, बजाज, पराज, सोमानी हो। बट एक ही नंबर से जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है, सुंदरम फास्टेस्ट ऑफ कोर्स इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर, बट आई थिंक बजाज इलेक्ट्रिक के नंबर सर बहुत टाइम के बाद मैंने देखा। इनके दो सेगमेंट्स है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ईपीसी डिवीजन है। पहली बार मैंने देखा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन का इतना इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रहा है। सर आपको याद होगा, चाहे वो हेवल्स हो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो, या वो वी गार्ड था, ये बजाज इलेक्ट्रिक था, इन सब पे चारों पांचों के नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इसका सर जो कंट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट है, आई थिंक 60-65% से बढ़ के 70-75% हो गया है। तो फिनोमिनल सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम बजाज इलेक्ट्रिक, नॉट वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक। अगर आपको क्रॉम्पटन कंज्यूमर के साथ भी कंपेयर करना है, आपको स्टैंड लोन देखेंगे तो महंगा दिखेगा, बट अगर आप पीएस के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा। सो एक नंबर अगर मैं बोलना चाहूंगा सब में से तो यही है। तो ये आपके लिए बढ़िया नंबर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स के, लेकिन जो नंबर्स कमजोर रहे, मिस किया है इस बार, उनके बारे में बताएं। सर क्लियरली बाकी गोदरेज एग्रोवेट के नंबर मुझे कुछ ज्यादा अच्छे लगे नहीं थे। सेल्स 15% नीचे थी। प्रताप स्नैक्स के नंबर, एबिटा 25% नीचे था, प्रॉफिट 46% नीचे था, तो कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे। एक नंबर से बोलूंगा एमसीए, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। आई रिमेम्बर कि कुछ दिन पहले लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि वो नाफ्ता से गैस में शिफ्ट हो गया है तो उसको बहुत बेनिफिट होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। नंबर्स में कुछ नहीं दिखा सर। नंबर्स वर पैथेटिक इफ आई कैन से दैट। सेल्स 50% नीचे थी, एबिटा 58% नीचे था, प्रॉफिट 95% नीचे था। 56 करोड़ से कम होकर 23 करोड़ का एबिटा रह गया। सो आई डोंट नो वेदर दैट सब्सिडी थिंग जो है वो शायद इनके लिए अच्छा काम करेगी, बट अदरवाइज नंबर्स वर वेरी बैड। मैम अगेन आई एम सीइंग सर टुडे इज अ डे, पीएसयू बैंक्स ऑफ कोर्स जो आप बोल रहे हो, बट फर्टिलाइजर्स एज वन सेगमेंट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम नंबर्स जिन पर आपको रखना है फोकस। शुक्रिया वरिंदर, हमारे लिए वक्त Thank you, निकालने sir. के लिए और ये सारे रिजल्ट्स का विश्लेषण देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब मुलाकात करने का वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट्स का। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, सचिन जी और सिद्धार्थ जी सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही शुभम जी भी। आप सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कीजिए सबसे पहले सचिन जी, चूँकि आप ओपनिंग बैट्समैन भी हैं और आज सचिन जी हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं। क्या बात है, स्टूडियो में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बड़े लंबे समय बाद, मतलब बजट को छोड़ दे तो, Right. हाँ, बजट के दिन को छोड़ दे तो रेगुलर शो में बहुत लंबे समय बहुत बाद। टाइम ईगरली वेट कर रहा था। क्या बात है, तो चलिए बढ़िया शुरुआत करते हैं एक नतीजे से, वो है कॉनकोर का। नतीजे उम्मीद से बेहतर नज़र आ रहे हैं हर एक फ्रंट पर, और स्टॉक ज़बरदस्त मोमेंटम में भी है, और समझा ये जा रहा है कि अब जल्दी लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है, जो इनके डाइवेस्टमेंट के लिए बड़ी क्रूशियल है, उस पर सरकार से क्लियरेंस भी आएगी। कॉनकोर नतीजों के बाद लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, बताएं। अनिल जी, जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि 460-465 के आसपास एक छोटा सा हर्डल था, उसके ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंट क्लोजिंग आ चुकी है। एंड जिस तरीके से इसका एडीएक्स है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 510 की तैयारी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होगा, एंड स्टॉप लॉस अभी यहाँ से आपको लगाना चाहिए अराउंड 465 के आसपास का। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो बरकरार है, मोमेंटम भी काफ़ी तेज़ है, एंड 510 के आसपास के स्विंग्स तो बनने चाहिए। 510 तक के टारगेट्स खुलते हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस के साथ कॉनकोर में बनाए रखें आप अपनी पोजीशन। हीरो मोटोकॉर्प, ये एक और स्टॉक है जहाँ पर नंबर्स मजबूत आए, उम्मीद से काफ़ी बेहतर, और स्टॉक लगातार एक्शन में रहा है। हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने लगातार रिकमेंड भी किया है। सिद्धार्थ जी, आपको देनी है राय, क्या इन लेवल्स पर भी इन नतीजों को देखकर खरीदा जा सकता है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर। बिल्कुल खरीदा जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस में अभी भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प में। इसीलिए क्योंकि मैं अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वैल्यू फॉर मनी देते हैं, नतीजे दमदार है, मार्जिन्स में और एक्सपेंशन देखने मिलेगा,
पर मुझे एक चीज सबसे अहम लगती है हीरो मोटोकॉर्प में कि होंडा के बाद, होंडा से अलग होने के बाद जो अब इनके R&D में जो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आया है वो अब प्रोडक्ट्स में दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प अभी भी खरीद सकते हैं। हमारा जो भी टारगेट है 3650 का है। नतीजों के बाद जो आए हैं अभी भी हम रिव्यू करेंगे और कुछ अपडेट होगा तो जरूर देंगे, बट अभी 3650 का हमारा टारगेट है। तो 3650 के टारगेट के लिए हीरो मोटोकॉर्प में करें खरीदारी। टाटा पावर थोड़े नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं, जितना सोचा था उतने मजबूत आए नहीं है, और इनविट को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान अभी तक आया नहीं है। कौन कॉल का इंतजार है। कुणाल जी जरा टाटा पावर्स के चार्ट्स देखिए, कल जिनकी तेजी की पोजीशन है वो स्टॉप लॉस क्या रखें और टारगेट क्या रखें। अनिल जी देखिए, चार्ट पर तो ब्रेकआउट कल आ चुका है और हो सकता है कि आज जब नतीजे थोड़े कमजोर आए तो थोड़ा सा नीचे खुल जाए, लेकिन अनिल जी एक बड़ा सपोर्ट दिखाई देता है और ये सपोर्ट 88 के रीजन में है, 87.5 मान लीजिए। तो 87.5 के नीचे जब तक नहीं जाता और इसके नीचे टिकता नहीं है तब तक कोई परेशानी की वजह नहीं है। इनफैक्ट डिप्स में मेरी खरीदारी की राय होगी तो 87.5 जो है वो बड़ा सपोर्ट है, वो होल्ड करना चाहिए। ओके, 87.5 के नीचे जाए तो ही समस्या है। एक और मजबूत स्टॉक है REC, और सुमित जी आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था, नंबर्स बहुत ही मजबूत आए हैं REC के। लोन बुक 16% बढ़कर आई है और मुनाफा 37% बढ़कर। इसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट रिवाइज करें जरा। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी REC बिल्कुल चार्ट्स के ऊपर भी बहुत बढ़िया दिख रहा है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है। REC के अंदर अभी और ऊपर का मूव बाकी है, जिसके अंदर 155 156 के इमीडिएट टारगेट बनेंगे और अगर ये लेवल्स निकलते हैं तो ये रैली 160 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो जिन्होंने भी बाय कर रखा है वो लोग पोजीशंस को होल्ड करें। नीचे में 148 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ऊपर में 156 से लेके 160 रुपए तक का मूव REC के अंदर देखने को मिल सकता है। शुभम जी PNB पर अपनी राय दीजिए। आज नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजों में आने के साथ ही बैन में भी आ गया स्टॉक। जिनकी तेजी या मंदी की पोजीशन है उनके लिए दोनों तरफ के लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। PNB में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग एडिशन ही देखने को मिला था और एक अच्छा खासा प्राइस का रैली हो चुका है और मुझे लगता है कि ये रैली 42 रुपीज तक एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड है तो 42 के आसपास मुनाफा बांधने की राय होगी और अगर जो स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं 39 पे, और 39 के लेवल टूटते हैं तभी ये स्टॉक वीक होगा। तो 39 का स्टॉप लॉस 42 के टारगेट के लिए अभी भी बने रह सकते हैं। FDC लिमिटेड, जरा बंसल जी FDC के चार्ट्स देखिए। यहाँ पर नतीजे बहुत मजबूत आए, आय 6% मजबूत है, कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं नतीजे मिले जुले हैं, मजबूत नहीं कह सकते। कामकाजी मुनाफा 13% आया है और मार्जिन भी थोड़े नीचे आए, तो उतने दमदार रिजल्ट नहीं, मिले जुले से नतीजे हैं या कमजोरी की तरफ कह सकते हैं। इसके लिए क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखे जाए। देखिए अनिल जी, चार्ट्स भी इसका बिल्कुल मिला जुला है, साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। 300 नीचे में एक सपोर्ट है और ऊपर में 314 एक रेजिस्टेंस है। तो 300 और 314 के बैंड में ट्रेड कर रहा है। खरीदारी की राय नहीं है। जिन्होंने ले रखा है 300 रुपए के लेवल्स तोड़े तो निकलने की राय है। 300 रुपीज के नीचे एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। नई खरीदारी की राय 314-15 के ऊपर ही होगी। जिनके पास है 300 रुपए के नीचे निकलने की राय होगी। ओके, 300 रुपए के नीचे जाए तो निकल जाए, अदरवाइज बने रहें, ये है आपके लिए राय।